नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 29 अगस्त 2025। हम लोग जो है 29 अगस्त 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले प्रश्न से, है ना। और पहला प्रश्न जो है आपको क्या है कि किस राज्य में 1 सितंबर से आपको स्टार्ट हो रहा है नो हेलमेट नो फ्यूल पहल स्टार्ट हो रहा है। क्या है कि किस राज्य में पूछा जा रहा है कि किस राज्य में 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया जाएगा। तो ये कहां पर, ये किस राज्य में, तो ये उत्तर प्रदेश में, है ना। कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर यदि आप हेलमेट लगा के नहीं जाइएगा पेट्रोल पंप पर तो आपको ईंधन नहीं मिलेगा, है ना, ना पेट्रोल मिलेगा, है ना। तो आपको जो है हेलमेट लगा के जाना है। तो ये कौन सा राज्य चला रहा है इस तरह का अभियान, तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है 1 सितंबर से लेकर ये 30 सितंबर तक चलने वाला, इसका अर्थ है कि आपको 1 महीना पूरा चलेगा, है ना। यहां पर चलाया जाएगा कौन सा, तो नो हेलमेट नो फ्यूल विशेष सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा, ठीक है। और यह अभियान जो है जिलाधिकारी के नेतृत्व तथा जिला सड़क सुरक्षा समिति के समन्वय से यह चलाया जाएगा, ताकि जिला स्तर पर सभी संबंधित विभाग जो है एक साथ नागरिक सुरक्षा के इस प्रयास को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। समझ रहे बात को। और यदि आप लोगों से मान के चलिए कि पूछा जाए कि मोटर वाहन अधिनियम ये कब आता है, तो ये मोटर वाहन अधिनियम जो है 1988 की धारा 129 जो है दोपहिया पर क्या करती है, जो दोपहिया के चालक है उसको कहता है क्या कि आपके लिए क्या है, हेलमेट लगाना अनिवार्य है ना। कौन सा, ये कहा जा रहा है कि आपको 1988 में एक धारा आती है, आपको 129 लागू की जाती है और इसके अंतर्गत कहा जाता है कि जो दोपहिया के चालक हैं, है ना, उसके लिए हेलमेट लगाना क्या है, अनिवार्य है। जबकि धारा जो है देखने को मिलता है आपको 194D जो देखने को मिल रहा है, ये क्या है, दंड का प्रावधान देता है। यदि आप हेलमेट लगा के नहीं जाइएगा तो यहां पर जो है जो भी परिवहन के अंतर्गत जो भी मान के चलिए कि सरकारी अधिकारी हैं वो आप पे कौन सी धारा लगा सकती है, आपको धारा 194D के अंतर्गत आप ये उल्लंघन पाए जाने पर आपको दंड का प्रावधान किया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो यदि हेलमेट लगा के नहीं जाने पर जो है ईंधन नहीं देगा। नो हेलमेट नो फ्यूल, याद रहेगा, नो हेलमेट नो फ्यूल जो है किस राज्य के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा, है ना। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला क्या प्रश्न है, अगला जो प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि हाल ही में किसने समय पर पेंशन वितरण के लिए ई भविष्य, किसके बारे में पूछा जा रहा है या कहा जा रहा है, ये ई भविष्य के बारे में पूछा जा रहा है ना, कि ई भविष्य शुरू किया है किसके द्वारा, ये किस राज्य के द्वारा, ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया है ना। पूछा जा रहा है कि किस राज्य के द्वारा जो है समय पर पेंशन, है ना, समय पर यदि पेंशन नहीं मिलता है तो आदमी मान के चलिए कैसे ही व्याकुल हो जाता है। तो समय पर पेंशन वितरण के लिए आपको ई भविष्य शुरू किया है, ये किसके द्वारा, तो ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, कि व्यक्ति को क्या है, आपको समय पर पेंशन मिलना चाहिए। तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार जो है कौन है वर्तमान में, अरुणाचल प्रदेश में किसकी सरकार है, आपको पेमा खांडू की सरकार है। किसकी सरकार है, आपको मुख्यमंत्री इसलिए बार बार याद कराते रहता है, जब भी मान के चलिए राज्य आता है तो आपको मुख्यमंत्री याद करवाते चलते हैं ना। मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, उसके बाद वहां पर लोकसभा की सीटें कितनी है और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, यहां पर देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है किसकी सरकार है, पेमा खांडू की सरकार है। और इसकी सरकार जो है, आपको पेमा खांडू की सरकार जो है कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को क्या किया है, सरल बनाने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। क्या किया जा रहा है, सरल बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसी के उद्देश्य जो है, उद्देश्य एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया जा रहा है, कौन सा, ई भविष्य, है ना। इसी के तहत कह सकते हैं कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है और इसका क्या नाम है, तो आपको ई भविष्य नाम है, ठीक है। और यह जो नई व्यवस्था के तहत कह सकते हैं कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो आपको देख रहे हैं कि जिस दिन सेवानिवृत्त होंगे उसी दिन जो है पेंशन भुगतान आदेश क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इसको स्टार्ट करने में व्यक्ति को जो है बहुत देरी का सामना करना पड़ता था और इसी वजह से जो है जो इस प्रक्रिया में जो देरी होती थी, इसी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आपको अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है स्टार्ट कर रहा है। कौन सा, मान चलिए क्या तरह से कह सकते हैं कि आपको पहल कह सकते हैं, ये आपको ई भविष्य, है ना। और इसी उद्देश्य से जो है सेवानिवृत्त के जो है जो लाभार्थी हैं मान के चलिए उनको क्या मिलेगा, इससे फायदा होगा, ठीक है।
जैसे ही नाम आया अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, सभी को मालूम है, ऐसा उम्मीद है कि सभी को मालूम है। आप सोचिएगा कि फिर लिखे क्यों है ना। तो लिखते उसके लिए हैं जो मान के चलते हैं कि हम आज ही तैयारी स्टार्ट किया हो सकता है कि आज से ही करंट अफेयर्स वो देखना स्टार्ट किया हो, तो उसके लिए मान के चलिए लिखना पड़ेगा। यदि आपको याद है तो आपके लिए रिवीजन होगा, तो समय थोड़ा सा देना पड़ेगा कि रिवीजन ऐसा नहीं कि इसमें ज्यादा समय दे रहे हैं, तो रिवीजन करने में क्या दिक्कत है। तो मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, पेमा खांडू है। मुख्यमंत्री भी सभी को याद रहता है, लेकिन याद नहीं रहता है, क्या याद नहीं रहता है, तो याद नहीं रहता है आपको राज्यपाल। यदि पूछा जाए आपको सभी राज्यों का राज्यपाल, तो उम्मीद कम ही ऐसे छात्र होंगे जो कि मान लीजिए कि राज्यपाल सभी राज्यों का बता सकते हैं। तो राज्यपाल कौन होंगे यहां पर आपको अरुणाचल प्रदेश के, तो केवल त्रिविक्रम परनाइक होंगे। लोकसभा की जो सीटें हैं यहां पर कितनी सीटें हैं, तो 2 सीटें हैं, और उसके बाद राज्यसभा की कितनी सीटें हैं आपको अरुणाचल प्रदेश में, तो 1 सीट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ई पेंशन व्यवस्था किया जा रहा है, ठीक है, जो पेंशन की व्यवस्था किया जा रहा है किसके तहत किया जा रहा है, कि स्टार्ट किया जाए, तुरंत स्टार्ट किया जाए, आपको पेंशन रिफॉर्म किया जाए, है ना। ये किसके द्वारा, अरुणाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। और अरुणाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा कौन सा कर सकते हैं, पहले स्टार्ट किया गया है आपको ई भविष्य। तो याद रखना है कि ई भविष्य जो है पेंशन से संबंधित ये मान के चलिए पहल है, और किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है, अच्छे से याद रखना है। आपको कवर करवा चुके हैं, तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। चले अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्या प्रश्न है, ध्यान रखना है कि देखिए अगला क्या प्रश्न है, और फीडे से है, खेल से संदर्भित है। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तो किस राज्य में किया जाएगा, गोवा में किया जाएगा। सबसे पहले तो फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन अपने भारत में होगा। कहां पर होगा, अपने भारत में होगा, और अपने भारत के किस राज्य में होगा, तो गोवा में होगा। याद रहेगा कि फीडे विश्व कप 2025 पूछा जा रहा है कि फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। आप लोगों से सीधा प्रश्न रहेगा, इधर उधर भटकाएगा भी नहीं, कि आपको विश्व कप जो है फीडे वाला, फीडे विश्व कप 2025 का जो है आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तो ये आपको गोवा में किया जाएगा। भारत के गोवा शहर में किया जाएगा, गोवा राज्य में किया जाएगा, है ना। और यहां पर जो आपको देखने को मिल रहा है फीडे शतरंज विश्व कप का आयोजन जो है गोवा में कब से स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपको 30 अक्टूबर से स्टार्ट होकर आपको 27 नवंबर तक ये चलने वाला है। कब तक चलेगा, आपको 30 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 27 नवंबर तक इसका आयोजन होने वाला है गोवा में। और जैसे ही मान के चलिए फीडे विश्व कप 2025 का नाम आता है, तो हम लोग देख लेते हैं 2024 के विजेता कौन कौन खिलाड़ी रहे, है ना। याद है 24 का विजेता, चलिए 24 का जो विजेता है, 24 का विजेता सबसे पहले याद रखना है किसको, डी गुकेश को, है ना। डी गुकेश याद है आपको। यदि पुरुष वर्ग में पूछे कि मान के चलिए पुरुष वर्ग में मौजूदा चैंपियन कौन है, तो मौजूदा चैंपियन जो आपको विश्व चैंपियन देखने को मिलेगा, कौन देखने को मिलेगा, डी गुकेश देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा, डी गुकेश। और सबसे कम उम्र के आपको देखने को मिलेगा विश्व शतरंज चैंपियन देखने को मिलेगा, है ना। सबसे कम उम्र के आपको पूरे विश्व में सबसे कम उम्र के क्या है, विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं कौन, डी गुकेश बने थे, ठीक है, 2024 वाला। यदि बात करें कि महिला विश्व कप 2025, सॉरी महिला विश्व, ये भी मान के चलिए 24 वाला है, लेकिन हुआ है 25 हाल फिलहाल में हुआ है। ये आपको क्या कहते हैं, महिला विश्व कप जो है, ये सीधा प्रश्न पूछेगा कि महिला विश्व कप विजेता कौन बनी है, तो महिला विश्व कप विजेता जो बनी है ये इसी बार बनी है, कौन महिला में बनी है, दिव्या देशमुख बनी है। अच्छे से आप लोगों को प्रश्न करवाए थे दिव्या देशमुख के बारे में, तो दिव्या देशमुख मान के चलिए किसको पराजित करके बनी थी विश्व विजेता, ये अपने ही हमवतन कौन थी, कोनेरू हम्पी थी, और कोनेरू हम्पी को क्या करती है, पराजित करके ये विश्व विजेता बनती है आपको महिला वर्ग में। तो दोनों भारतीय हैं, पुरुष वर्ग वाला भी भारतीय है और महिला वर्ग वाला भी भारतीय है। तो याद रखेंगे कि विश्व चैंपियन जो है पुरुष वर्ग वाला में कौन, तो डी गुकेश को, और महिला वर्ग में कौन, तो आपको याद रखना है किसको, तो आपको दिव्या देशमुख को। याद रहेगा दिव्या देशमुख के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न पर, बात करते हैं अगला क्या प्रश्न है ना। तो यहां पर हम लोग को सीधा से याद रखना है कि विश्व कप 2025 का जो है, जो शतरंज वाला होने वाला है, इसका आयोजन कहां पर पूछा जाएगा, 2025 का आयोजन कहां पर, तो याद रखना है अच्छे से गोवा में, है ना। गोवा में खिलाड़ी सब घूमते भी रहेंगे आसपास में इधर उधर, और उसके बाद अच्छे से मनोरंजन करते के साथ साथ क्या खेलते भी रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्या है अगला प्रश्न देख लेते हैं। और ये जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, ये प्रश्न आपको बिहार से संदर्भित है, और जैसे ही बिहार से संदर्भित है तो आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। क्यों महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि यदि आप बात करिएगा बिहार से जो भी आने वाले दिनों में एग्जाम है, उसके लिए यह प्रश्न आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। और यह प्रश्न आपको आज दूसरी बार दे रहे हैं, पहली बार आपको दे चुके थे, मान के चलिए कि यहां पर क्या दिए थे वो भी बात करेंगे। पहले देख लेते हैं क्या प्रश्न है यहां पर। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। क्या पूछा जा रहा है कि हॉकी एशिया कप के बारे में इस बार पूछ रहे हैं, ठीक है। पहले फीडे के बारे में था, अभी किसके बारे में है, एशिया हॉकी के बारे में, ठीक है। तो हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो ये किस शहर में, तो राजगीर में, है ना।
राजगीर को अच्छे से आप लोग जान रहे हैं, नालंदा के आसपास आपको नालंदा में देखने को मिलेगा बहुत सा प्यारा सा शहर देखने को मिलेगा, कौन सा, राजगीर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बिहार से है और बिहार में मान चलिए कि ये कह सकते हैं कि एक तरह से आप हिस्ट्री से ही राजगीर को पढ़ते आ रहे हैं ना, तो हिस्ट्री से ही पढ़ते आ रहे हैं राजगीर को। और अभी जो वर्तमान में देखिएगा तो यहां पर राजगीर को एक तरह से कह सकते हैं कि खेलों की दृष्टि से भी यहां इसको एक तरह से विकसित किया जा रहा है, किसको, राजगीर को। और यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा बिहार सरकार के द्वारा इंडोर और आउटडोर स्टेडियम तैयार किया गया है ना। इंडोर जो स्टेडियम है आपको लगभग तैयार है और खेल का आयोजन लगभग स्टार्ट है, सभी तरह का खेल लगभग स्टार्ट हो चुकी है। और इसी के तहत आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, हॉकी एशिया कप 2025 का जो आयोजन कौन कर रहा है, बिहार के द्वारा। और बिहार के किस शहर, तो राजगीर के द्वारा, है ना। तो बिहार के ऐतिहासिक शहर कह सकते हैं कि राजगीर में जो है पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का शुरुआत हो रही है, या कह सकते हैं कि होने जा रही है। और शुरुआत कब से, आज से ही, है ना। और यह जो है टूर्नामेंट में एशिया की 8 शीर्ष टीमें इसमें क्या ले रही है, भाग ले रही है। और ये टूर्नामेंट जो है आपको 29 अगस्त आज के दिन से ही जो वीडियो बन रहा है, आज के दिन से ही आपको देखने को क्या मिलेगा कि 29 अगस्त से ये जो चलने वाला है, कब तक, 7 सितंबर तक ये आयोजन होने वाला है। कहां पर, तो ये आपको बिहार के राजगीर में, याद रहेगा कहां पर, तो ये 29 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, आपको आज के दिन से स्टार्ट हो रही है, 7 सितंबर तक ये चलने वाला है। जब मान के चलिए विजेता बनेगा तो आपको करवाएंगे ही प्रश्न, लेकिन इससे पहले भी आप लोगों को एक प्रश्न यहां से करवाए थे। क्या प्रश्न करवाए थे, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप लोगों को प्रश्न करवाए थे कि हॉकी एशिया कप 2025 का शुभंकर क्या है। क्या करवाए थे कि हॉकी एशिया कप 2025 का जो शुभंकर को लॉन्च किया गया था, तो शुभंकर पूछता है बाबू, ठीक है, ध्यान रखना है कि शुभंकर, ऐसा नहीं कि शुभंकर आपको ध्यान नहीं रखना है। किसी भी खेल का जब शुभंकर को मान के चलिए लॉन्च किया जाता है, तो शुभंकर सीधे तौर पर पूछा जाता है कि मान के चलिए हॉकी एशिया कप 2025 का शुभंकर क्या है। जब आपको शुभंकर दे देगा तो आपके दिमाग के आसपास मान के चलिए कि इधर से उधर हवाई गुजरने लगा, इसलिए क्योंकि शुभंकर याद नहीं रहता है। शुभंकर मान के चलिए कि सभी का शुभंकर एक जैसा देखने को मिलता है, 19-20 थोड़ा थोड़ा रहता है, तो कहीं ना कहीं जानवर से रहता है, कुछ ना कुछ मान के चलिए कि आपको देखने को मिलता है, तो ये याद नहीं रहता है ना। तो याद रखना है शुभंकर क्या है। चलिए उतना बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग प्रश्न पर बात करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधा काम की बातें करेंगे, है ना। डायरेक्ट काम की बातें करेंगे। और काम की बातें यहां पर है कि शुभंकर आप लोगों की क्या है, तो चांद है। अच्छा सा याद रहेगा, क्या है, चांद है ना। ये शुभंकर आपको याद रखना है। और यह जो है एक शक्तिशाली बाघ है। क्या है, चांद क्या है, चांद जो है लड़की नहीं है ना। ऐसा नहीं कि आप किसी चांद को ध्यान रखिएगा। ये चांद क्या है, यह एक शक्तिशाली बाघ है जो भारतीय हॉकी की भावना का क्या है, प्रतीक है। और इसका नाम जो है महान भारतीय खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जो थे उनके कह सकते हैं उन्हीं के सम्मान में ये नाम रखा गया है। और ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसको, ध्यानचंद को बोला जाता था। और ध्यानचंद को जो हॉकी का जादूगर बोला जाता था, इसी वजह से जो है इसका जो कह सकते हैं इसी के सम्मान में नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया है, चांद रखा गया है। याद रहेगा चांद। तो चांद किसके नाम पर रखा गया है, तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर। और यही आप लोगों का क्या है, कह सकते हैं कि एशिया कप 2025 का शुभंकर है। तो शुभंकर आपको बाबू अच्छे से याद रहना चाहिए। यदि शुभंकर याद नहीं है तो आपका दिक्कत है यहां पर, है ना। और शुभंकर यदि आप परीक्षा में यदि आपसे शुभंकर पूछा है और शुभंकर आप बना देते हैं तो आप जो है औरों से बहुत आगे निकलिएगा, क्योंकि शुभंकर सभी को याद नहीं रहता। जो छोटा प्रश्न है तो वो तो सभी को बनेगा, है ना। जैसे यदि पूछते कि मान चलिए इस हॉकी एशिया कप 2025 कहां पर आयोजन किया गया, ये आसानी से बनेगा, सभी को बनेगा। राजगीर अधिकांश लगभग 90% छात्र का बनेगा। लेकिन मान के चलिए पूछ दे क्या आपको शुभंकर क्या है, तो शुभंकर मान के चलिए कहां 50% पर आ जाइएगा। ठीक है, अधिकांश मान चलिए कि यहां पर अधिकांश का गलत होगा। तो शुभंकर याद रखिएगा तो आपके लिए बेहतर फायदा रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, आपको बेहतर फायदा रहेगा। और शुभंकर यही जो है आपको शुभंकर क्या है, ये चांद है। ये क्या है, बाघ जैसा है, बाघ मान चलिए है। और बाघ कह सकते हैं भावना का प्रतीक है, तो ये हम लोग को रखे हैं ना। तो बाघ आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, बिहार में। तो बिहार में जो है वाल्मीकि, है ना। जो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे सर, तो ज्योग्राफी में आपको देखने को मिलेगा क्या कि वाल्मीकि नगर कह सकते हैं जो आपको पश्चिम चंपारण को देखने को मिल रहा है। तो यहां पर आपको बाघ है, वहीं से मान चलिए ये संदर्भित किया गया है। और यहां पर मान चलिए हॉकी एशिया कप 2025 में कितने टीम भाग ले रही है, तो यहां पर एशिया की मान चलिए आपको 8 टीमें भाग ले रही है। कितने टीमें भाग ले रही है, तो 8 टीमें भाग ले रही है। और इसमें आपको जो देखने को मिल रहा है क्या, पाकिस्तान के खिलाड़ी देखने को मिल रहा है। तो पाकिस्तान के खिलाड़ी को छोड़ के जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, आपको सभी कह सकते हैं, सभी को आपको याद नहीं रखना है। पाकिस्तान को सिर्फ याद रखना है कि पाकिस्तान इसमें भाग नहीं ले रही है ना। सिर्फ एक केवल पाकिस्तान छोड़ दीजिए तो पाकिस्तान भाग नहीं ले रही है। और उसके बाद जो आपको 8 टीमें देख रही है, आपको बांग्लादेश भी भाग ले रही है और अड़ोसी पड़ोसी जो भाग ले रही है। ठीक है, और हम लोगों के आपको कप्तान को याद रखना है। क्या रखना है, जो हम लोगों के वर्तमान में कप्तान है, कौन है, हॉकी के कप्तान कौन है, याद है, हरमनप्रीत सिंह, है ना। हरमनप्रीत सिंह है। ठीक है, क्या है, कौर नहीं है। हरमनप्रीत कौर कौन है, आपको भारतीय महिला जो क्रिकेट टीम है उनकी कप्तान है। यहां पर क्या है, हरमनप्रीत सिंह है। यही आपको क्या है, भारतीय हॉकी टीम के वर्तमान के कप्तान है।
चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं, और अगला प्रश्न भी जो है आपको कहीं ना कहीं राज्यों से संदर्भित है, तो देख लेते हैं। भारतीय सेना द्वारा आरोग्य सेतु अभ्यास किस राज्य में किया गया था? ये कहां पर किया गया है? ये असम में। किसके बारे में पूछा जा रहा है कि भारतीय सेना के द्वारा आरोग्य सेतु अभ्यास किस राज्य में किया गया है? तो ये आपको असम में किया गया है। तो भारतीय सेना ने हाल ही में असम के तिनसुकिया, है ना, ये आपको जिला का नाम है, असम का एक तिनसुकिया जिला है, और वहीं पर आपको देखने को मिलेगा रुपाई और डूमा देखने को मिलेगा, और यहीं पर ये अभ्यास किया गया। कौन सा अभ्यास? ये आरोग्य सेतु अभ्यास किया गया। तो आरोग्य सेतु अभ्यास, आरोग्य जो है किसके अंतर्गत है आपको देखने को मिल रहा है? ये कहीं ना कहीं चिकित्सा से संदर्भित देखने को मिल रहा है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है कि सेना चिकित्सा कोड अग्रणी अस्पतालों के प्रतिष्ठित वरिष्ठ सिविल डॉक्टरों और तिनसुकिया के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उत्तरी सीमांत रेलवे अस्पताल तिनसुकिया के बीच जो है सहयोग को क्या किया जाएगा? मजबूत किया जाएगा। सीधी सी बात है। यहां पर आते हैं तो एक लाइन में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? जो मान के चलिए कि सेना है, जो आम व्यक्ति है, और जो मान के चलिए डॉक्टर है, अस्पताल है, जो भी है, यदि कोई आपदा आ जाए तो किस प्रकार से उससे निपटना होगा, है ना। इसी के लिए एक अभ्यास चलाएगा। उस अभ्यास का क्या नाम है? आरोग्य सेतु अभ्यास है, जो कि किस राज्य के द्वारा चलाया गया? तो ये असम के द्वारा चलाया गया, है ना। तो याद रखना है, असम को याद रखना है कि असम के द्वारा ये आरोग्य सेतु अभ्यास चलाया गया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, और यही हम लोगों का क्या था? मुख्य थीम पर यदि बात देखिएगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, यही आपको मुख्य थीम पर यही प्रश्न था। ठीक है, तो क्या है मुख्य थीम पर प्रश्न? उसी को लेते हैं, उसी प्रश्न से संदर्भित ये प्रश्न को पूरी तरह से कवर करते हैं कि हाल ही में इंगा रुगिनियन को किस देश का कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है? तो ये लिथुआनिया का प्रधानमंत्री। किसको? तो लिथुआनिया का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? इंगा रुगिनियन को। किसको? इंगा रुगिनियन को जो है लिथुआनिया का क्या नियुक्त कर दिया गया है? प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। और लिथुआनिया संसद जो है सोशल डेमोक्रेटिक इंगा रुगिनियन को लिथुआनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। सीधा याद रखिएगा कि आपको लिथुआनिया के जो नई प्रधानमंत्री बन रही है ये महिला है। ठीक है, हेडिंग लाइन में मान चलिए कि नहीं लिखा जाता है, हेडिंग लाइन में इसी तरह से लिखा जाता है। तो हेडिंग लाइन में क्या लिखा हुआ है? इंगा रुगिनियन को जो है किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये लिथुआनिया का नियुक्त किया गया है। और ये जो आपको देखने को मिल रहा है, तो संसद के द्वारा क्या कर दिया गया? वहां की संसद, लिथुआनिया की जो संसद है, वहां के द्वारा क्या कर दिया गया है? ये मंजूरी प्रदान कर देगा। और उसके बाद ये कहां चला गया है? तो वहां के जो राष्ट्रपति है वर्तमान में कौन है? गिटानस नौसेदा है। उनको क्या, यदि वो मंजूर दे देते हैं तो मंजूर दे ही देंगे, तो वो क्या बन जाएंगे? वो नियुक्त हो जाएंगे एक तरह से क्या? आधिकारिक तौर पर। ठीक है, अभी आधिकारिक तौर पर नहीं पदभार ग्रहण किया है, लेकिन एक तरह से मंजूरी दे देगा। तो मंजूरी दे देगा, स्वाभाविक बात है कि लिथुआनिया की जो नई प्रधानमंत्री बन रही है, कौन बन रही है? इंगा रुगिनियन बन रही है। और जैसे ही नाम आता है लिथुआनिया को, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लिथुआनिया है कहां पर, है ना, अवस्थित कहां पर है। तो लिथुआनिया है कहां पर, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि लिथुआनिया की सबसे पहले राजधानी देख लेते हैं। राजधानी कहां है? इसको विल्नियस है ना, कहीं पर आपको विलियस भी देखने को मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, विल्नियस पर है या विलियस पर है, कोई दिक्कत नहीं है। लिथुआनिया की मुद्रा का कौन सा मुद्रा चलता है? यूरोप का ये देश है, तो अधिकांश यूरोप में आपको देखने को यूरो चलता है। और प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? इंगा रुगिनियन, यही प्रधानमंत्री बन रही है, इंगा रुगिनियन बन रही है। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है वहां पर? गिटानस नौसेदा है। कौन है? गिटानस नौसेदा है। और यदि देख लेते हैं कि लिथुआनिया का, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिथुआनिया को थोड़ा सा मैप पर देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। कि मैप नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, क्या करवा रहे हैं कि रिवीजन करवा रहे हैं, कि कम से कम आपको जानकारी होनी चाहिए करंट अफेयर्स के अंतर्गत कौन सा देश यदि पढ़ रहे तो वो है कहां पर मैप पे। यदि आप जल्दी से पलटना चाहते हैं कि मान लीजिए ऑक्सफोर्ड एटलस का, तो जल्दी से देख लेते हैं कि ऑक्सफोर्ड एटलस में हम लोग को ये देश देखने को मिलेगा कहां पर। तो सबसे पहले चले जाएंगे कहां पर? यूरोप का मैप। कहां जाएंगे? यूरोप का मैप। और यूरोप के मैप में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? नॉर्थ की ओर से देखेंगे। क्या देखेंगे? नॉर्थ की ओर से देखेंगे। हम लोगों को दिखाई पड़ेगा एक देश दिखाई पड़ेगा नॉर्वे। नॉर्वे से आगे चलेंगे तो कौन सा देश दिखाई पड़ेगा? स्वीडन। स्वीडन से आगे चलेंगे तो हम लोगों को कौन सा देश दिखाई पड़ेगा? फिनलैंड। और फिनलैंड से आगे चलेंगे तो यहां पर दिखाई पड़ेगा आपको कौन सा देश दिखाई पड़ेगा? अगल बगल में कौन सा बहुत बड़ा देश दिखाई पड़ेगा, और वो देश दिखाई पड़ेगा रसिया। और जैसे ही रशिया से नीचे उतरिएगा तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कौन सा? एस्टोनिया देखने को मिलेगा। और एस्टोनिया से जैसे ही नीचे उतरिएगा तो आपको देखने को मिलेगा क्या? लाटविया। और लाटविया के जस्ट बगल में आपको देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा बाबू? यहां पर जो देखने को मिलेगा यही देश देखने को मिलेगा, लिथुआनिया। क्या? लिथुआनिया। और लिथुआनिया की राजधानी क्या है? विल्नियस है। लिथुआनिया की राजधानी क्या है? विल्नियस। तो ये मैप पर हो सकता है कि आपको उतना अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा हो, इसी के लिए आपको जूमिंग करके एक दूसरा मैप लिया है। यहां पर आपको कुछ ही देशों को दिखाया है, जैसे अब यहां पर आपको बड़े में दिखाई पड़ रहा है ना, जूमिंग करके दे दिया है। तो यहां पर आप देखिए जो देशों का नाम लिए हैं, तो आप ऊपर में मान के चलिए कि आप देखिएगा ऑक्सफोर्ड एटलस में, ओरिजिनल एटलस में, इंग्लिश मीडियम वाला में, यहां पर देखिए एस्टोनिया। एस्टोनिया के बगल में क्या है? लाटविया। और लाटविया के बगल में ये जो आपको कलर भाग में देखने को मिल रहा है ना, ये जो आपको कलर भाग में देखने को मिल रहा है ग्रीन कलर में, यही क्या है? आपका लिथुआनिया है। ठीक है, और इसी की प्रधानमंत्री कौन बन रही है? इंगा रुगिनियन बन रही है। ठीक है, यहां पर जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है?
ये जो आपको प्रधानमंत्री देखने को मिल रहा है इंगा रुगिनियन जो देखने को मिल रही है, ये प्रधानमंत्री बन रही है आपको लिथुआनिया की प्रधानमंत्री। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपको यूरोप में देखने को मिलेगा, और यूरोप में कहां पर देखने को मिला ये भी समझ में आ गया होगा। और इंगा रुगिनियन यही है, इंगा रुगिनियन है ना। ये जो आपको खूबसूरत सा तस्वीर देखने को मिल रहा है, युवा प्रधानमंत्री बन रही है इंगा रुगिनियन है ना। जो इंगा रुगिनियन बन रही है आपको युवा कह सकते हैं कि आपको प्रधानमंत्री बन रही है किस देश की, तो याद रखना है किस देश के, तो आपको किसका, लिथुआनिया का। याद रहेगा किसका, लिथुआनिया का। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न को अच्छे से कवर करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। और अगला प्रश्न आप लोग जो है खेल से यदि संदर्भित रखते होंगे तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। देखिए क्या है प्रश्न, आसान प्रश्न है। और आज के पेपर में आपको देखिएगा जहां जो भी पेपर, हिंदी पेपर पलटिए, इंग्लिश पेपर पलटिए, सभी जगह आपको छाया हुआ है कौन, रविचंद्रन अश्विन। कौन छाए हुए हैं, रविचंद्रन अश्विन है ना। आपको ट्रेंडिंग में चल रहे हैं अभी आज के दिन में। चलिए देख लेते हैं, हाल ही में जो है किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने आईपीएल से संन्यास ले लिया। किससे पूछा जा रहा है, ये आईपीएल से पूछा जा रहा है कि आईपीएल से संन्यास ले लिया है। तो ये कौन खिलाड़ी हैं, रविचंद्रन अश्विन है। याद रहेगा, आप लोग मैच देखते होंगे, और मैच देखते होंगे तो रविचंद्रन अश्विन को जो पिछले वर्ष देखे होंगे कि किस टीम से खेलते हुए देखे होंगे, तो आपको दिखाई पड़े होंगे किससे, सीएसके से, चेन्नई सुपर किंग्स से आप देखे होंगे इनको खेलते हुए। लेकिन कुछ ही मैच इनको खिलाया गया और अधिकांश मैच में इनको क्या कर दिया गया, बाहर बैठाया गया था, ठीक है। और बाहर बैठाने के इसका कारण, प्रमुख कारण यह भी था कि मान चलिए कि इनका जो थोड़ा सा विवाद देखने को मिल रहा था, किससे विवाद देखने को मिल रहा था, जो चेन्नई की मान जो टीम है, चेन्नई की टीम के जो मालिक कह सकते हैं, जो खास करके जो उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है उनके द्वारा, जो ऑर्गेनाइजर है जो आपको रविचंद्रन अश्विन, और किसमें थोड़ा सा वाद विवाद चल रहा था ऑर्गेनाइजर में। तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि इसी वजह से जो है भारतीय टीम के जो पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर हैं, ये तो वैसे मान चलिए कि आपको देखने को मिल रहा है क्या, रविचंद्रन अश्विन नाम है। और यह जो है आपको इंडियन प्रीमियर लीग, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, आईपीएल, तो आईपीएल से भी ये क्या ले लेते हैं, ये संन्यास ले लेते हैं। और ये यदि बात करें कि ये पिछले साल ही आपको दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर यदि आप बात करते हैं कि बॉर्डर गावस्कर चल रहा था, वहां पर भी इसका सिलेक्शन मान के टीम में थे, लेकिन वहां पर भी इनको नहीं खिलाया गया। तो वहां पर भी जो है ये गुस्से से क्या कर लेते हैं, टेस्ट क्रिकेट सहित इंटरनेशनल क्रिकेट से ये क्या कर लेते थे, संन्यास ले लिए, है ना। तो आपको देखने को मिला टेस्ट क्रिकेट से, मान के टेस्ट क्रिकेट साथ ही इंटरनेशनल से, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से, तो पिछले वर्ष ये संन्यास ले चुके थे। लेकिन आईपीएल ये वर्तमान में खेल रहे थे। लेकिन आईपीएल में भी जो है आपको देखने को मिल रहा था थोड़ा सा, आपको जो है पिछले वर्ष इनको जो है खरीदे थे कौन, तो आपको सीएसके के द्वारा। और सीएसके में ये पहले भी खेलते थे 2010 और 2011 में, जब आईपीएल विजेता बनी थी कौन सी, सीएसके जो टीम बनी थी आपको 2010 और 2011 में आईपीएल विजेता, तो उसमें ये रविचंद्रन अश्विन सम्मिलित खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे थे, ठीक है। महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाए थे 2010 और 2011 में, ठीक ना। और कुल मिला के यदि बात करें कि आईपीएल में इनके द्वारा कुल कितना मैच खेला गया है ना, और कुल कितना विकेट लिया गया है, इनके द्वारा कुल 221 आईपीएल मैच खेले गए हैं। कितना, तो आईपीएल के केवल बात कर रहे हैं तो 221 आपको आईपीएल मैच खेले गए हैं। और इनके द्वारा जो कुल कितना विकेट लिया गया है आईपीएल में, तो आपको 187 विकेट लिया गया है। तो याद रहेगा रविचंद्रन अश्विन। और रविचंद्रन अश्विन को जो है यदि आप नहीं देखे हैं, वैसे तो सभी, उम्मीद है कि सभी को देखे हैं। तो यहां पर जो है, जो खास करके यदि कोई गर्ल्स कैंडिडेट देख रही है तो गर्ल्स कैंडिडेट पे बात करेंगे। गर्ल्स कैंडिडेट जो है क्रिकेट नहीं देखती है, तो उनके लिए ये प्रश्न अच्छे से, उनके लिए मान चलिए कि ये कवर आपको रखना पड़ेगा। लड़का को सभी को याद रहेगा, है ना। उम्मीद है कि जितने भी लड़का देख रहे हैं तो बॉयज को तो याद रहता है, लेकिन गर्ल्स उतना नहीं देखती है क्रिकेट। देखती है, ऐसा नहीं कि क्रिकेट नहीं देखती है, लेकिन क्या है, देखने वाली जो जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है। तो जो प्रश्न देख रही हैं, यदि आप वीडियो देख रहे हैं सर के चैनल पे, तो आपको ये प्रश्न को अच्छे से याद रखना है कि आईपीएल से क्या कर लिया है, रविचंद्रन अश्विन आईपीएल से भी संन्यास ले लिए, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला क्या प्रश्न है देख लेते हैं, अच्छे से इसको कवर कर लेते हैं कि हाल ही में पूछा जा रहा है कि मैत्री अभ्यास, ठीक है, किस अभ्यास के बारे में, मित्र शक्ति नहीं है ना, ध्यान रखना है। मैत्री अभ्यास पूछा जा रहा है, और मैत्री अभ्यास के 14वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया जाएगा। तो भारत, याद रखना क्या, भारत और किसके बीच में मान के लिए मैत्री अभ्यास किया जाता है, तो ये थाईलैंड के बीच में किया जाता है। किसके बीच में, तो मैत्री अभ्यास का जो है कह सकते हैं कि मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में किया जाता है। और इस वर्ष जो है इसका 14वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, तो ये आपको 14वां संस्करण देखने को मिल रहा है भारत और थाईलैंड के बीच में। और ये कब से कब चलने वाला है, तो आपको 1 से 14 सितंबर को, है ना। आने वाले दिनों में एक बार फिर से ये प्रश्न को आपको दोहराएंगे, जब मान के लिए स्टार्ट होगा, तो 1 से 14 सितंबर तो को ये क्या हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये कहां पर होगा इस बार,
तो ये इस बार जो है भारत में ही होने वाला है। कहां पर? तो मेघालय राज्य में होगा। और मेघालय के किस शहर में? तो उमरोई में होगा। कहां पर होगा? तो मेघालय के आपको उमरोई में होगा, जो कि आपका नाम है अभ्यास का मैत्री अभ्यास। क्या नाम है? मैत्री अभ्यास। यदि बात करें कि मैत्री अभ्यास का आयोजन कब से स्टार्ट होता है, तो इसकी शुरुआत की बात करें तो 2006 से मैत्री अभ्यास आपको शुरुआत होती है। भारतीय सेना और किसके बीच में? रॉयल थाई सेना के बीच में स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये प्रतिवर्ष किया जाता है। और यदि बात करें, ये एक बार भारत में होता है, एक बार कहां पर होता है? थाईलैंड में होता है। और इसी वर्ष जो है आपको जो 2025 में होगा, इस बार जो है आपको भारत में होगा, भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच में होगा। और कहां पर होगा? तो ये आपको मेघालय के उमरोई में होगा। और जैसे ही नाम आता है थाईलैंड का, तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। और यहां पर जो मुद्रा चलती कौन सी? थाई बहत चलती है। और प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री यहां पर वर्तमान में कौन है? तो आपको जो देखने को मिला कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन? तो फोमताम वेचाईचाई है ना। कौन है? फोमताम वेचाईचाई है। क्यों कार्यवाहक बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो मान चले कि जो आपको कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री थी वर्तमान में, कौन थी? यहां पर थी पेंटोगटान सिनावात्रा। कौन थी? पेंटोगटान सिनावात्रा थी थाईलैंड की प्रधानमंत्री। लेकिन पेंटोगटान सिनावात्रा जो है, उन पर कह सकते हैं कि उनको कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया है ना। निलंबित क्यों किया गया, इसके बारे में आपको प्रश्न करवा चुका है, तो यहां पर प्रश्न नहीं करवाएंगे। सीधी सी बात है कि अभी आप रखना है कि फोमताम वेचाईचाई जो है वर्तमान में कार्यवाहक वहां के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। और ये जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है कहीं ना कहीं बिहार से संदर्भित है, ठीक है। तो इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा कि क्या है? इन प्रेज, क्या है कि आपको इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स नामक जो है किताब, एक किताब लिखी गई है। पूछा जा रहा है कि वो किताब का क्या नाम है। सबसे पहले किताब का नाम जानिए, इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स। और ये पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा लिखा गया? ये किसके द्वारा? तो मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। ये किताब आपको ध्यान रखना है कि मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया। और इस किताब में किस चीज का वर्णन है? तो मनोज कुमार जो झा लिखे हैं, इसमें लिखे हैं क्या? गठबंधन की जो सरकार है ये समझौता की सरकार नहीं है। क्या है? इनके द्वारा कहा जाता है कि जो गठबंधन की सरकार है वर्तमान में, जैसे कि गठबंधन की सरकार आपको दिखाई पड़ रहा है क्या बिहार में? एनडीए और किसमें? जदयू में जो देखने को मिल रहा है गठबंधन की सरकार, उसी पर विस्तार करके ये लिखे हैं। वैसे गठबंधन की सरकार के बारे में, जदयू और एनडीए के बारे में नहीं लिखे हैं, सभी के बारे में लिखे हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखे हैं कि गठबंधन की जो सरकार होती है समझौता की सरकार नहीं होती है। इनके अनुसार से ये क्या होती है? विविधतापूर्ण लोकतंत्र नैतिक जरूरत मानते हैं। ये क्या मानते हैं कि विविधतापूर्ण लोकतंत्र के लिए ये नैतिक जरूरत है। कौन सा? जो गठबंधन की सरकार होती है। और इस किताब का क्या नाम है? इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। तो इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में मान के चलिए यहां पर ये पूरा विस्तार से लिखे हैं। और ये कौन लिखे हैं? तो मनोज कुमार झा लिखे हैं। और मनोज कुमार झा, यदि आप राजनीति से कहीं ना कहीं आप प्रश्न देखते होंगे या मान चलिए कहीं ना कहीं पेपर पढ़ते होंगे, तो मनोज कुमार झा को आप लोग जानते होंगे, है ना। ये जो आपको तस्वीर देखने को मिल रहा है यही है मनोज कुमार झा। और ये जो है आपको जदयू के, किसके? तो जदयू के जो है राज्यसभा के ये सांसद हैं। क्या है? जदयू से ये सांसद के तौर पर गए हैं। कहां से? तो आपको बिहार से, जदयू के जो पार्टी है, ठीक है, वहां से ये राज्यसभा के ये सांसद इनको बनाया गया। और इनके द्वारा ही इसीलिए जो है गठबंधन के बारे में जो है विस्तार से आपको देखने को मिल रहा है। कौन सा? इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स, है ना। ये किताब लिखे हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है ना। कौन सी किताब के बारे में बात कर रहे हैं? तो ये किताब को अच्छे से याद रखना है, इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड द, आपको कह सकते हैं कि ऐसे इन, इतना कम से कम याद रखना है, इतना जरूरत लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन प्रेज कोएलिशन ऑफ पॉलिटिक्स याद रखिए, इतना याद रखिएगा, इतना से ही आपका प्रश्न बन जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे चले। प्रश्न को कवर रखिएगा। यदि प्रश्न कवर नहीं रखिएगा तो मान के चलिए कि आपसे दिक्कत है। तो प्रश्न को आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न को आसान नहीं लेना है। यदि करंट अफेयर्स के प्रश्न देखना आसान लगता है, पेपर आप रोज पढ़ते होंगे, यदि पेपर से ये प्रश्न तैयार है, ठीक है। यदि आप कह सकते हैं कि किस पेपर से तैयार है, तो आपको सबसे पहले मान के चलिए कि द हिंदू के अलावा मान के चलिए टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके बाद मान के चलिए कि आपको कुछ और पेपर है जैसे कि हरी भूमि है, जनसत्ता है, ठीक है। और ये जो प्रमुख आपको जो पेपर देखने को मिला, हिंदी पेपर में आपको हरी भूमि है, जनसत्ता है, ठीक है। ये सब पेपर से आपको कवर किया जाता है ये प्रश्न, और क्या कहते हैं जागरण पेपर से, ठीक है। तो ये सब प्रश्न कवर किया जाता है आपको। हाँ क्या कहते हैं जो आप लोग लेकिन जो पेपर पढ़ते हैं जैसे कि हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान से पेपर मेरे द्वारा जो है हिंदुस्तान से प्रश्न कवर नहीं किया जाता है ना। तो हिंदुस्तान पेपर से कवर नहीं करते हैं, लेकिन जो आपको हिंदू है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसके बाद जनसत्ता है, हरी भूमि है, इस सब से आपको बिजनेस स्टैंडर्ड्स है, कम से कम आपके लिए मान के चलिए कि कम से कम 10 से 12
पेपर को कवर करते हैं, ठीक है। और 10 से 12 पेपर से ये प्रश्न को तैयार किया जाता है और 10 से 12 पेपर से आपके लिए प्रश्न निकाला जाता है और क्या प्रश्न आप लोगों के लिए उचित होगा वो आपको दिया जाता है। तो इसलिए जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, 10 से 12 प्रश्न आप यदि आप ले सकते हैं, आप अपने से मान के चलिए कि हिंदू पेपर एक बार निकाल के पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपसे प्रश्न नहीं पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा प्रश्न होगा या नहीं बनेगा, ठीक है। उसके लिए आपको मान के चलिए बहुत विस्तार से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो उतना पढ़ने के आपके पास मानते हैं कि समय नहीं है, तो उसके लिए क्या हम लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा, हम लोगों के द्वारा आप लोगों को प्रश्न मुहैया कराया जाएगा, ठीक ना। आप कम से कम 10 से 15 मिनट में ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला क्या प्रश्न है, चलिए, बातें कम करेंगे काम ज्यादा, बातें कम काम ज्यादा, है ना। ये भी सेंटेंस किसी का है, आप लोग बताइएगा किसका है। चलिए यहां पर देख लेते हैं कि किस देश ने कनेक्टिविटी बढ़ाकर जो है लग्जरी यात्रा को कह सकते हैं कि बढ़ावा देकर प्रतिवर्ष 1 मिलियन भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। तो ये किसके द्वारा, ये ओमान के द्वारा। ओमान की जो मान की सरकार है और उनके सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि 2024 में भारत से जो आने वाले 7 लाख पर्यटकों को 7 लाख पर्यटकों के आधार पर कह सकते हैं कि सालाना 10 लाख भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने की अपनी महत्वाकांक्षा योजना है, ठीक है। इसी की वजह से यह घोषणा किया जाता है और इसका विजन क्या है, तो 2040 के तहत जो है तेल राजस्व पर जो है परे कह सकते हैं अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता पूर्ण लाना है ना। अब देखिए ये क्यों ऐसा लिखा गया, हो सकता है कि आपको ना समझ में आया हो। ये जो आपको जो देश देखने को मिल रहा है, ये जो ओमान जो देखने को मिल रहा है, ये डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, तेल की अर्थव्यवस्था पर। किस पे डिपेंडेंट है, तेल की अर्थव्यवस्था। लेकिन तेल क्या सभी दिन चलेगा, कभी ना कभी क्या हो जाएगा, हो सकता है कि मान चलिए तेल से उतना राजस्व नहीं आ पाए, हो सकता है कि मान लीजिए तेल जो है एक कह सकते हैं कि सीमित है ना, स्रोत क्या है, सीमित है। 2040 तक ऐसा उम्मीद है कि 2040 के बाद जो है यहाँ पर तेल से जो है अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा, यदि सही दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होगा तो ये तेल से अर्थव्यवस्था इसकी चरमरा जाएगी। इसीलिए जो है ये शिफ्ट कर रहा है कि कम से कम हम किसको बढ़ावा दें, पर्यटन को। यदि पर्यटन को यदि आप बढ़ावा दीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपके पास जो है डॉलर आएगा, ठीक है। यदि डॉलर आएगा तो आपका अर्थव्यवस्था मजबूती की ओर रहेगा, ठीक है। इसी वजह से जो है ये डिपेंडेंट क्या कर रहा है, किसके तरफ कर रहा है, भारत। क्योंकि भारत में क्या है, जनसंख्या ज्यादा है। यदि जनसंख्या ज्यादा है तो आपको घूमने के लिए यदि जाता है कहां पर, ओमान जाएगा पर्यटक, तो सीधी सी बात है कि उसकी अर्थव्यवस्था को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। और इसी वजह से जो है ये आपको देखने को मिल रहा है क्या, ओमान की जो सरकार है भारत से कह सकते हैं क्या कर रहा है कि पर्यटकों के आधार पर सालाना आपको कितना, तो सालाना जो है 10 लाख भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने की अपनी महत्वाकांक्षा की एक योजना है। तो आपको ध्यान रखना है कि ओमान के द्वारा, और ओमान का जैसे ही नाम आता है, ओमान की राजधानी क्या है, तो ओमान की राजधानी मस्कट है। और यहां पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है, रियाल मुद्रा चलती है। यदि बात करें कि ये ओमान देखने को मिलेगा कहां पर, तो ओमान कहां पर देखने को मिलेगा, तो ओमान मध्य पूर्व में जाइएगा तो मध्य पूर्व के आपको एटलस में देखने को मिलेगा। ये जो आपको कलर भाग देखने को मिल रहा है यही आपको ओमान है, ठीक है। ये इसकी सीमा किससे आपको सजा देखते हुए, तो ये आपको सऊदी अरब से सीमा सजा करते हुए दिखाई पड़ रही है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात से देखने को मिल रहा है, ठीक है, यमन से देखने को मिल रहा है। और यदि इधर जो ब्लू ब्लू आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, इधर कह सकते हैं आपको हिंद महासागर का भाग जो है, फारस की खाड़ी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक ना। चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, यहां तक ही करंट अफेयर्स रखते हैं, क्या करते हैं, यहां तक ही करंट अफेयर्स रखते हैं। और यहां तक आपको अंत में लगभग 10 से 11 प्रश्न आपको देने की कोशिश करते हैं। और अंत में क्या करते हैं, आप लोगों से कल के परसों के वीडियो में, मान कल के वीडियो में आप लोगों से क्या प्रश्न पहले पूछे थे, इसका आंसर देख लेते हैं कि ये प्रश्न जो आप लोगों से कल के वीडियो में पूछे थे और क्या इसका सही आंसर है। और आप लोगों से पूछे थे कि निम्न में से किसने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से यूरेनस के नए चंद्रमा S/2025 है ना, U1 की खोज की है। और यदि सीधे से तौर पर हम लोग प्रश्न को देखते हैं, यदि एक लाइन में देखने का आसान कर लेते हैं प्रश्न को, कि कहा जा रहा है कि यूरेनस के नए चंद्रमा है ना, कि यूरेनस का नया चंद्रमा जो है किस संस्था के द्वारा खोजा गया है, तो किस संस्था के द्वारा खोजा गया है, इसका सही आंसर क्या होगा, नासा के द्वारा खोजा गया है। अधिकांश छात्र जो है आंसर लिखे हैं, बहुत छात्र आंसर नहीं लिख रहे हैं, तो कृपया आंसर लिखिए, ठीक है। यदि आप आंसर नहीं लिखते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप सही से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो यूरेनस के जो यदि बात कर लेते हैं, यहाँ पर यूरेनस के जो वर्तमान में चंद्रमा की संख्या हो चुकी है, कितना चंद्रमा की संख्या हो चुकी है, तो 29 चंद्रमा हो गया। कितना चंद्रमा हो गया, 29 चंद्रमा हो गया। और आप लोगों को मान के चलिए कि कह सकते हैं ये जो परसों के वीडियो में आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बताए थे कि क्या है, मान के चलिए कि चंद्रमा कितना, किसका कितना कितना चंद्रमा है, पूरे विस्तार से बात करते हैं। आज आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए कि मान के चलिए कि शनि के पास कितना है, आप बृहस्पति के पास कितना है ना, तो ये सब आपको यदि नहीं जानते हैं तो आप पिछला वीडियो कौन परसों के वीडियो में आप जाके आप इसके बारे में देख सकते हैं पूरे विस्तार से, ठीक है। सर के चैनल पर जाइए, पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं कि आज का क्या प्रश्न है, और आज का प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है और इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। हाल ही में जो है किसके द्वारा टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया गया है, ये पूछा जा रहा है कि टोल प्लाजा
कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट आरोहण स्टार्ट किया गया है। ये किस कह सकते हैं कि किसके द्वारा, यहां पर जो है मान लीजिए गृह मंत्रालय के द्वारा, या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, या भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसका ये आंसर क्या होगा सही जवाब, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।